हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीव विश्वकर्मा। तो लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने देखा मीनिंग समझने की कोशिश की थी और फिर हमने देखा डिफिनीशंस देखे थे ह्यूमन ज्योग्राफी के। और अब हम आज बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो लास्ट एपिसोड में ही हमने एक स्कोप देखा था जीन बुन्देज का। जीन बुन्देज ने अपनी बुक का नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी 1952 में दिया था। उन्होंने कुछ इसेंशियल फैक्ट बताए थे ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो उनके हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी जो इसेंशियल फैक्ट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक फैक्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, मतलब ऐसे फैक्ट जो रिलेट करते हैं ऐसे ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड को, लैंड पे ऐसा क्लेम या ऐसा ऑक्यूपेशन जो प्रोडक्टिव नहीं है। वो कैसा होता है, जैसे कि हाउस प्रोडक्टिव नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्टिव नहीं है और सेटलमेंट। बाद में हम जानते हैं कि सब चीजें भी प्रोडक्टिव हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव होती हैं। लेकिन इनके हिसाब से ये अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है सॉइल का या अर्थ का। फिर इन्होंने दूसरी कैटेगरी लगाई। इनकी दूसरी कैटेगरी थी फैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड एनिमल कंक्वेस्ट। तो ये उस चीज को डील करता है जहां पर लैंड या टेरिटरी पर प्लांट या एनिमल का ऑक्यूपेशन होता है, या वो उसके ऊपर ऑक्यूपेशन है, उनका ऑक्यूपेंस है। तो उसमें इस कैटेगरी में से कल्टीवेशन ऑफ प्लांट आता है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है। लास्ट एपिसोड में देख लिया था सब। और तीसरी रॉबर्स इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया उन्होंने। इनके हिसाब से ऐसे फैक्टर जो रिलेट करते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ के रिसोर्सेज का एक डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, और इसी ने रॉबर्ट इकोनॉमी कहा। इसके अंतर्गत है प्लांट और एनिमल का डिवास्टेशन करना। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, फिशरी, क्वायरिंग, माइनिंग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये 3 कैटेगरी में इन्होंने फैक्ट को लगाया। ये इसेंशियल फैक्ट हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है। अगला आते हैं तो एक बड़े विद्वान थे, इनका नाम था ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने वाले, बाद में माइग्रेट किया इन्होंने अमेरिका, तो यूएसए। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1959 में। इनका ये मानना था कि जो एलिमेंट ऑफ बायोफिजिकल इन्वायरमेंट है, बायोफिजिकल इन्वायरमेंट मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर सबको मिला लेते हैं, तो इसे हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। तो इनका ये मानना है कि जो एलिमेंट्स ऑफ बायोफिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं ये ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इस बायोफिजिकल इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ह्यूमन कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, ह्यूमन कुछ रिस्पॉन्सेज क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो उसी ह्यूमन रिस्पॉन्स की स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी है इल्सवर्थ हंटिंगटन के हिसाब से। इनका पूरा नाम था इल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन का ये मानना था कि ये जो रिस्पॉन्सेज होता है ह्यूमन, वो 4 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज को 4 टाइप या 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। जो पहली कैटेगरी थी उसे मटेरियल नीड हो गया। ह्यूमन रिस्पॉन्स एक मटेरियल नीड के कंटेक्स्ट में होता है। मटेरियल नीड मतलब ऐसी जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की, उसे मटेरियल नीड्स कहा जाता है। तो मटेरियल नीड्स जैसे कि क्या हो सकता है, मटेरियल नीड को हम बता सकते हैं जैसे कि फूड और ड्रिंक हो गया। फूड और ड्रिंक जैसे बहुत बेसिक मटेरियल नीड्स हैं जो ह्यूमन इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करता है, इन्वायरमेंट से पाता है सॉरी। इसके अलावा क्लोथिंग हो गया, सब इन्वायरमेंट से पाता है। क्लोथिंग हो गया। हम अगला कह सकते हैं शेल्टर भी हो गया, शेल्टर हो गया। फिर टूल्स, ऐसे टूल्स जिससे वो मॉडिफिकेशन करता है एनवायरनमेंट का, वो टूल्स हो गया। और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वो जो रेजिस्टेंस है एनवायरनमेंट का एक जो स्पेशल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर सके, एक स्थान से दूसरी जगह मोबाइल हो सके, ताकि अपने नीड्स को और फुलफिल कर सके। जितना स्पीड होता गया उससे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और बढ़ती गई। तो सॉरी, तो ये एक मटेरियल नीड्स हैं तो ये पहला कैटेगरी जो है रिस्पॉन्सेज का मटेरियल नीड के कंटेक्स्ट में जो रिस्पॉन्सेज ह्यूमन के होते हैं, फूड या ड्रिंकिंग चीजों को अवेल करने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर फंडामेंटल ऑक्यूपेशन आता है। फंडामेंटल ऑक्यूपेशन क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ऑक्यूपेशन करता है लैंड का, कंक्वेस्ट ऑफ लैंड स्टार्ट हो जाता है। इसी कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं जैसे कि हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया। इसके अलावा हर्डिंग हो सकता, एनिमल हर्डिंग हो गया, लाइव स्टॉक हर्डिंग हो गया, फार्मिंग माइनिंग हो गया, लंबरिंग हो गया। ये सब एक्टिविटीज जो होती हैं
इस तरह एक्टिविटी फंडामेंटल ऑक्यूपेशन है। ऐसे रिस्पॉन्सेस हैं जो ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता है। ये सब इन्वायरमेंट से अचीव गेन होने वाली चीजें हैं, लेकिन ये फंडामेंटल ऑक्यूपेशन होता है जहां ह्यूमन एक सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होता है जिसकी कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो ये क्या होता है, एक प्रोडक्टिव असेट होता है, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है जिससे मानव कुछ प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन जो होती है उसके नीड्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स दोनों को फुलफिल करती हैं। अगला एस्पेक्ट जो आता है, अगला एस्पेक्ट आता है इफिशियंसी का। तो जो इफिशियंसी का एस्पेक्ट है, इफिशियंसी का एस्पेक्ट में आता है जो ह्यूमन के प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को, ये जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, तो जो ह्यूमन की प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है इसको इनहैंस करता है। इफिशियंसी मीन्स ऐसे टूल्स, टेक्निक्स या प्रोसेसेस जो क्या करें कि ह्यूमन की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इनलार्ज करें, इनहैंस करें, उन्हें इफिशियंसी कहा जाता है। तो इफिशियंसी भी ह्यूमन रिस्पॉन्स है। इफिशियंसी कंटेक्स्ट में जैसे कि हेल्थ हो गया, हेल्थ क्या होता है, अच्छा हेल्थ होगा तो प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो हेल्थ एक इफिशियंसी इनहैंस करने वाली एक्टिविटी होती है या एक प्रोसेस है, तो जिसके जरिए ह्यूमन की जो कैपेसिटीज हैं, स्पेशली फंडामेंटल ऑक्यूपेशन के कंटेक्स्ट में, इसके कंटेक्स्ट में उसको इनहैंस करता है, इनलार्ज करता है, ताकि और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को इनहैंस किया जा सके, उसे एम्पलीफाई किया जा सके। तो ये इफिशियंसी के कंटेक्स्ट में हेल्थ हो गया। हेल्थ के अलावा और हम क्या रख सकते हैं, हेल्थ के अलावा हम लोग रख सकते हैं कल्चर स्टिमुलस हो गए। अगर एक अच्छा वर्क प्लेस होगा, अच्छा कल्चर इन्वायरमेंट होगा, तो वो क्या करेगा कि वो और इनहैंस करेगा इफिशियंसी को। इसके अलावा अगला हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि रिक्रिएशन, मनोरंजन जो हो गया, रिक्रिएशन, ये भी कहीं ना कहीं इफिशियंसी को बहुत इन्फ्लुएंस डालती हैं। इसके बाद इनके हिसाब से जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हायर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। हायर नीड्स कैटेगरी में आता है जैसे गवर्नमेंट हो गई। इसके अलावा एजुकेशन हो गया, ये हायर नीड्स को फुलफिल करता है, एजुकेशन हो गया। साइंस रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, ये सब चीजें ह्यूमन की हायर नीड्स हैं जो इन नीड्स को फुलफिल होने के बाद वो अचीव करने की कोशिश करता है। तो वही है, इनका ये मानना था कि इनका ही मानना था जो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट होता है, तो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट ह्यूमन के लाइफ को इन्फ्लुएंस डालता है। जब इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन, तो ह्यूमन कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। उस रिस्पॉन्सेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। एक मटेरियल नीड को सेटिस्फाई करने वाला, दूसरा फंडामेंटल ऑक्यूपेशन के लिए, फिर फंडामेंटल ऑक्यूपेशन की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए कुछ एफिशिएंसी ओरिएंटेड प्रोसेसेस होते हैं या रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, कल्चर स्टिमुलस हो गया या रिक्रिएशन हो गया। इसके अलावा कुछ हायर नीड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करना चाहता है। तो ये हो गया एल्सवर्थ हंटिंगटन का जो स्कोप को ना आउटलाइन किया। ये बहुत फेमस स्कोप है, अगर एग्जाम में आए स्कोप के बारे में तो ये चार्ट बना देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तैयार कर लेना है। अगले इंपॉर्टेंट आते हैं वो फिंच और टिवाथा। फिंच और टिवाथा ने एक बुक लिखी थी 1957 में, उस बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। तो एलिमेंट्स ज्योग्राफी में इन्होंने 3 एलिमेंट को कैटेगराइज किया, 3 ब्रॉडर एलिमेंट है जो कैटेगराइज किया, जो स्कोप है कहीं ना कहीं। एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट, एक तो इस एस्पेक्ट फिजिकल एलिमेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट, फिजिकल एलिमेंट क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ह्यूमन एलिमेंट को इन्फ्लुएंस डालते हैं। फिजिकल एलिमेंट में क्या आता है, जैसे कि लिथोस्फीयर में टोपोग्राफी आ गया, रिलीफ हो गया, फिर क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर वाला जो एरिया है। तो फिजिकल एलिमेंट वही 4 चीजों से, एक तो लिथोस्फीयर से फिजिकल एलिमेंट, जैसे रिलीफ हो गया, रिलीफ टोपोग्राफी और रिलीफ हो गया, टोपोग्राफी एंड रिलीफ हो गया, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। एटमॉस्फेयर से हम हो गया कि क्लाइमेट भी ह्यूमन को इन्फ्लुएंस डालता है, क्लाइमेट हो गया। इसके अलावा एथोस्फीयर से ही सॉयल हो गया। फिर बायोस्फीयर से हो गया क्या बायोस्फीयर से हो गया प्लांट्स एंड एनिमल हो गए। हाइड्रोस्फीयर से हो गया वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये सब कुछ फिजिकल एलिमेंट हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन के प्रोसेसेस को, ह्यूमन की एक्टिविटीज को, ह्यूमन लेड फिनोमेना है उनको इन्फ्लुएंस करता है। और अगली कैटेगरी जो है इन्होंने बताया कि जो अगली कैटेगरी वो पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन डील विद पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है, पॉपुलेशन से लिंक्ड ही माइग्रेशन है, कैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन का पैटर्न कैसा है, अर्बन रूरल रेशियो कैसा है, किसी एक अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनका क्या रेशियो है, परसेंटाइल क्या है, वो भी एक कंस्टिट्यूएंट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके अलावा अगला आता है कल्चर एलिमेंट काफी एक्सटेंसिव है, कई चीजों को ये डील करता है। इसके अंतर्गत आता है सेटलमेंट में क्या है, कल्चर प्रोडक्ट है ह्यूमन का। सेटलमेंट हो गया,
सेटलमेंट के बाद हम लोग एग्रीकल्चर को कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक ह्यूमन कल्चर एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन ज्योग्राफी के। फिर जो डिवाता के हिसाब से एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 3 कैटेगरी बताया एलिमेंट की, फिजिकल एलिमेंट, पॉपुलेशन बेस्ड एनिमल और कल्चर एलिमेंट। ये सभी ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट हैं। अगले जो आते हैं, ये तीसरे जो हैं इम्पोर्टेंट, चौथे जो इम्पोर्टेंट हैं, ये हैं, इनका नाम है परपेलिन। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी बुक लिखी थी 1986 में। इन्होंने 4 कैटेगरी बताई। इन्होंने बताया कि 4 कैटेगरी होते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप को। पहले ऐसे फैक्टर्स जो ह्यूमन इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे फैक्टर जो ह्यूमन इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे, ह्यूमन जब इवॉल्व होता है तो कई फॉर्म्स ऑफ एडॉप्टेशन होते हैं। एडॉप्टेशन मतलब कि अपने इन्वायरमेंट, जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसमें अपने को एडॉप्ट करता है। एक तो पहला होता है मॉर्फोलॉजिकली एडॉप्ट करता है, स्ट्रक्चरली एडॉप्ट करता है, फिर बिहेवियर आउटलुक वैसा डेवलप करता है, कॉम्प्लेक्शन वैसा होता है, रेशियल कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ एडॉप्टेशन हो गया। फिर टेक्निकल फैक्ट्स और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इमेंसिपेशन, कैसे ग्रेजुअली ह्यूमन पहले हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में आता है, फिर सेटल्ड, फिर होता है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट होता है, फिर कैसे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करता है, सर्विसेज सेक्टर में कैसे इवॉल्व करता है। तो कैसे सोसाइटी और जो ह्यूमन की सोसाइटी और उसका ऑक्यूपेशन है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं ओवर द टाइम, उन्हीं सब चीज की स्टडी करना ज्योग्राफी। और चौथा एलिमेंट मैंने बताया कि ह्यूमन सेटलमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इस प्रकार से परपेलियन का ही मानना था कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के फैक्टर्स को या एलिमेंट्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स या एलिमेंट जो ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो ह्यूमन को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ का जो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट होता है, तो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट उसका ज़्यादा इंपैक्ट होता है। कहीं पर टेम्परेचर कैसा है, रैनफॉल कैसी हो रही है, वहाँ पर वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब चीज़ डिसाइड करती हैं कि वहाँ पर ह्यूमन रेस कौन सी होगी। तो ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन और कहीं ना कहीं वहाँ के बायोफिजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा गवर्न होता है, और टेक्नोलॉजी भी उसके इवोल्यूशन को इनहेंस करती है। तो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेक्नोलॉजी, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे होगा। कुछ सोसाइटीज इवॉल्व होकर आज डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, कुछ सोसाइटीज अभी भी पैलियोलिथिक एज में या नियोलिथिक एज में है। फॉर एग्जाम्पल सेंटिनल्स हो गए, जरावा हो गए, तो ट्राइबल सोसाइटीज हो गई। तो कैसे बायोफिजिकल इन्वायरमेंट ही नहीं, वो भी शायद वैसे ही बायोफिजिकल इन्वायरमेंट में थे, वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन में थे, वैसे ही टेम्परेचर रिजीम में थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डेवलपमेंट ने क्या किया, उन्हें उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका कल्चर डेवलपमेंट, उनका सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा इंश्योर किया है। तो एडॉप्टेशन बताया कि एडॉप्टेशन कई एक फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जिस टेम्परेचर और क्लाइमेटिक रीजन में कोई रहता है वहाँ पर, जैसे लाइक वाइट कॉम्प्लेक्शन हो गया, वाइट रेस वाले जो लोग होते हैं, ब्लैक रेस वाले जो होते हैं, येलो कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग होते हैं, तो वहाँ का फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन, वहाँ पर जैसा फिजिकल है जैसा फिजिकल नीड से वैसा हो गया। अगला हो सकता है कि मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन, की बॉडी की संरचना और आकृति कैसी है, वो सब चीज़ें, जैसे फैलिक इंडेक्स की मीन्स क्या कहते हैं, खोपड़ी का आकार, शेप कैसा है। इसके अलावा नेजल इंडेक्स हो गया, नाक कैसे किसके होते हैं, वो मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन हो गया। फिर बिहेवियर एडॉप्टेशन, बिहेवियर मतलब टेम्परामेंट लोगों कैसा होता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में। जैसे कांट और बड़ी ज्योग्राफर आएंगे हमारे देखेंगे, उन्होंने बताया कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में रहने वाले लोगों का आउटलुक, परसेप्शन और टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। तो ये बिहेवियर एडॉप्टेशन होते हैं। पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में लोग बिहेवियर ऐसे ही अडॉप्ट होते हैं। तो टेक्निकल स्टेजेस जैसे बताया ही, पहले लोग क्या है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में होते हैं, फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं, फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कमर्शलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये कैसे ह्यूमन की सोसाइटी का इमेंसिपेशन मतलब और इवोल्यूशन होता है उस चीज़ का। फिर ह्यूमन सेटलमेंट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये डील करता है पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, इन जनरल बात करें, अगर हम इन जनरल बात करें कि पूरे नेचर स्कोप में हम क्या कवर करते हैं। पहली चीज कुछ कंसेप्ट ऑफ नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको कवर करना ह्यूमन ज्योग्राफी का काम है। दूसरा हैबिटाट को कवर करना। हैबिटाट क्या है, ह्यूमन हैबिटाट को मेन क्या है, जो सेंटर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल इन्वायरमेंट। इस ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल इन्वायरमेंट। और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट बाहर है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, और इसके बीच में ह्यूमन की स्टडी करना ही फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी, सब चीज का जो कोर है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उस प्रकार से हैबिटाट दो टाइप से, हैबिटाट के अंदर 2 चीज देखते हैं, एक पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ, डेंसिटी, ये सब चीजें क्या है, इन सबको देखना। फिर सेटलमेंट का टाइप कैसा है, पैटर्न कैसा है,
और टाइप हो गया, पैटर्न कैसा है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट कैसे कैसे इवॉल्व हुए, उनमें कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं, सब देखेंगे। हम अभी सब्जेक्ट मैटर देख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। इसके बाद इकोनॉमी हो गया, तो ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, मानव कैसे अपनी जीविकोपार्जन को पूरा करता है, लिवलीहुड को कैसे इंश्योर करता है, और कैसे डिफरेंट टाइप के बेसिक्स और नॉन बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। इसके अलावा ह्यूमन सोसाइटी को भी डील करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ह्यूमन सोसाइटी में कैसे मैन का इवोल्यूशन होता है, इसी को कवर करना। ह्यूमन के डिफरेंट रेसेस कौन कौन से हैं, निगोराइड कौन होते हैं, कॉकेसाइड के होते हैं, सब आगे देखा जाएगा। निगोराइड, कॉकेसाइड, ये सब चीज़ें देखना। उसके सोशियो कल्चर एनवायरमेंट को, उसके सोशल प्रोसेसेस को, कैसे सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और इथेंसिटी के बेसिस पे, ट्राइबल सोसाइटीज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। लाइक सोसाइटी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोसाइटी क्या होती है, सोशली ऑर्गेनाइज होती है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ना ज्योग्राफी का पार्ट है। कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में। इसके बाद कल्चर अर्थ हो गए। कल्चर अर्थ क्या है कि हम देखेंगे कि जो कल्चर्स हैं, जो सभ्यताएं हैं, उनकी पृष्ठभूमि कहाँ है, कहाँ से पैदा हुई। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर नए नए कल्चर फ्लरिश होते हैं, डेवलप होते हैं, उन्हें कल्चर अर्थ कहा जाता है। तो कल्चर अर्थ कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से फैक्टर थे कि एक विशेष प्रकार का कल्चर किसी एक जगह पर डेवलप हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे विकसित हुई, इंडस वैली की सभ्यता कैसी हुई, माया सभ्यता कैसे विकसित हुई, इन सब चीज़ों का ये कैसे कुछ कल्चर अर्थ पॉइंट है जहाँ पर कल्चर की उत्पत्ति हुई है, फैली। कल्चर अर्थ की स्टडी करना। फिर कल्चर रीजन्स हो गए, डिफरेंट एंग्लोफोन रीजन हो गया, एशियाटिक रीजन हो गया, ओरिएंटल रीजन हो गया, थिक स्लेव रीजन हो गया। ऐसे पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया कल्चर के बेसिस पर। कल्चर एलिमेंट लैंग्वेज, लिटरेचर, वे ऑफ लाइफ, टेक्नोलॉजी का यूज, इन सबको मिक्स करके हम कल्चर रीजन में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रॉडली हम कंसेप्ट एंड नेचर पढ़ते हैं, हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन की इकोनॉमिक बारे में पढ़ते हैं, और फिर इसको सोसाइटी और सोशल एलिमेंट की स्टडी करते हैं। तो ये हो गया। अगर हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का नेचर ये है कि पहली चीज, ज्योग्राफी एक मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी है। दूसरा ये एक ह्यूमन इकोलॉजी है। मतलब ह्यूमन इकोलॉजी मतलब इसके सेंटर, ये तो मैन सेंटर्ड है, मैंने बताया कि सेंटर ऑफ दी पूरा कंटेक्स्ट क्या होता है, मैन बीच में होता है। फिर ह्यूमन इकोलॉजी है, मतलब कि एच बैरोज ने कंसेप्ट को दिया, मतलब कि पूरे सभी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट है, और ये कैसे ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करता है, उस चीज को स्टडी करना। ये सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी को डील करता है। कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट मैन की इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, पॉलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए एक सोशल साइंस भी है। ये स्पेशल साइंस क्यों है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करता है, कैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कल्चर फैक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिफरेंट रेशियल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिफरेंट सोसाइटीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनकी जिसमें लैंडस्केप की स्टडी करना होता है। ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात करता है। टेरेस्ट्रियल यूनिटी क्या होती है? टेरेस्ट्रियल यूनिटी ये चीज बताती है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट है, या फिजिकल फिनोमिना और ह्यूमन फिनोमिना, ये कैसे इंटरलिंक्ड है। तो राइडल ने बताया कि इसको दो एस्पेक्ट होते हैं। पहली चीज की ये मेजर करता है जो इन्वायरमेंट और मैन के बीच रिलेशनशिप है, उसको मेजर करना है, और उस मेजरमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ह्यूमन फिनोमिना को एज कम्पेयर टू फिजिकल फिनोमिना। तो इस प्रकार से अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये मैन सेंटर्ड है। दूसरा ये ह्यूमन इकोलॉजी की बात करता है। तीसरा ये सोशल साइंस है। चौथा ये क्या है? स्पेशल साइंस भी है। पांचवा इसका जो कोर है, ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात करता है, जहां पर ह्यूमन और फिजिकल फिनोमिना के रिलेशनशिप की बात करता है, और उस रिलेशनशिप में ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देता है किसको? ह्यूमन फिनोमिना को। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस में पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो इस एपिसोड में हमने स्कोप के बारे में देखा, इन चार लोगों का, ब्रुनहेज का, एल्सवर्थ हंटिंगटन का देखा, फिर हमने देखा फिंच एंड रिवाथा का, और बाद में देखा था हमने इसका पर्पिलिन का, और फिर हमने देखा कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।